हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें कि मैंने आपको डिटेल टाइम टेबल दिया है और 5 मंथ्स की प्लानिंग बनाई है। और अब जैसा कि मैंने उस वीडियो में बोला था आपसे और आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दूंगा, 93 सेलेक्टेड क्वेश्चंस या पॉइंट्स आप जिसे कह सकते हैं, जिसकी बेसिस पे आपको अपना पूरा सिलेबस तैयार करना है। और ये सारे वो पॉइंट्स हैं या क्वेश्चंस हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूँ वो या तो क्वेश्चंस की फॉर्म में होंगे या कुछ पॉइंट्स होंगे टॉपिक के रिलेशन में। मैं ऐसा बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको जो ये 93 क्वेश्चंस बता रहा हूँ पूरा पेपर इसी में से आ जाएगा, पर आप देखेंगे, जब आप पेपर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारे क्वेश्चंस तो हम एक बार तैयार कर चुके हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले। मैं ऐसा भी नहीं करूंगा कि आपको पूरा सिलेबस बता दूं, मैं आपको सेलेक्टेड पॉइंट्स बता रहा हूं, उससे रिलेटेड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बता रहा हूं, जिसको मैंने 93 आप पॉइंट्स कहें, क्वेश्चंस कहें, उस फॉर्म में कलेक्ट किया है जो मोस्ट प्रोबेबल हैं 2021 एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको अपना सिलेबस तो पूरा पढ़ना है, लेकिन जो मैं ये बता रहा हूं इन पॉइंट्स को मोर देन 100% तैयार कर लेना है, ताकि जैसा मैंने बोला था आपसे पहले भी कि आपको 100 नंबर चाहिए, तो इन पॉइंट्स के आंसर राइटिंग में लिख लिख के तैयार कर लीजिए। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 4, पहला चैप्टर। एक ऑर्डर में चलेंगे और आखिरी चैप्टर तक पहुंच जाएंगे। और इसको करने के लिए जितने भी वीडियो लगे, 4, 5, 6 वीडियो, उनमें ये पूरा आपका 93 क्वेश्चंस का सेट आ जाएगा। मैं जो आपको यहां पे बता रहा हूं उसकी बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, एनालिटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। देखिए आईसीएसई एग्जामिनेशन का जो फिजिक्स पेपर होता है उसकी एक बड़ी यूनिक पैटर्न है। वो पैटर्न ये है कि आपसे डेफिनेशन की बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, लेकिन वो घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसमें रीजनिंग और एनालिसिस हो जाती है और कोई भी क्वेश्चन एक लाइन से ज़्यादा के आंसर का नहीं होता है। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि 6-6 लाइन की आंसर लिखने हैं, 10 लाइन का आंसर लिखना है। आप इस बात की चिंता ना करें, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो वहां 80 नंबर के पेपर में, 80 मार्क्स के पेपर में 80 टिक्स लगाते हैं या क्रॉस लगाते हैं, उसकी बेसिस पे काउंटिंग होती है। हर आंसर का 1 मार्क होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। आई डोंट नो आपके स्कूल में ये चीज़ इस तरह से होती है कि नहीं होती है, लेकिन 1 नंबर 1 आंसर, ये कॉन्सेप्ट है काउंसिल का। तो आइए अब शुरू करते हैं। देखिए जो पहला चैप्टर हम ले रहे हैं वो है फोर्स, और फोर्स चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप इन सबको नोट कर लीजिएगा अपने पास, वो टॉर्क से रिलेटेड है। अब देखिए वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है और टॉर्क में भी बहुत कुछ है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा टॉर्क पढ़िए, टॉर्क में तो बहुत चीजें हैं, आप पूरा पढ़ते हैं, लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट क्या है जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन खास तौर से आ सकता है कि फैक्टर, पहला क्वेश्चन बनता है इसमें, क्वेश्चन 1 का पार्ट, फैक्टर अफेक्टिंग द मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क। और आप जानते हैं ये 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इन 2 फैक्टर्स के नाम, यानी कि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद जब ये लगता है टॉर्क तो बॉडी टर्न लेती है, तो 2 तरह के मोमेंट ऑफ फोर्स हो सकते हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉक, उसकी डायरेक्शन, और वो क्लॉक और एंटी क्लॉक हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, यानी कि आप उसकी नेचर को भी बता सकते हैं। ये हो गया। उससे ही रिलेटेड, आप देखिए इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, हैंडल ऑफ द स्पैनर इज मेड लॉन्ग। तो सिंपल सी बात है ना कि आपको मोमेंट ऑफ फोर्स कम करना है, ज्यादा करना है, फोर्स कम अप्लाई करना है, ज्यादा अप्लाई करना है, तो आप स्पैनर का हैंडल लंबा क्यों बनाते हैं। देखिए ये मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया, आप कह सकते हैं सर आपने तो 3 क्वेश्चन बता दिए। नहीं, ये एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड है। अब मैं आपसे अगर ये कहूँगी हैंडल ऑफ स्पैनर को तैयार करिए, तो आपको अगर ये नहीं पता होगा तो ये नहीं तैयार कर पाएंगे। देखिए काउंसिल के एग्जामिनेशन की यही एक खास बात है कि वो इंटर रिलेटेड होता है। इसका ये भी मतलब नहीं कि मैं आपसे कह दूं पूरा मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़िए, लेकिन अब आप खुद सोच के देखिए, अगर आपको ये फैक्टर याद करने हैं तो मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट भी तो पता होनी चाहिए, क्योंकि न्यूटन इंटू मीटर से ही तो आप ये फैक्टर निकाल रहे हैं। वो सब इंटर रिलेटेड है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो अगर हमारे दिमाग में एग्जामिनेशन के टाइम पे हैं इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, तो हम जल्दी से आंसर लिख लेते हैं। यहाँ पे ये पर्पस है
आपको ये सब क्वेश्चंस को बताने का और आप इनके आंसर्स को प्रॉपरली तैयार करें। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया, इसको जॉट डाउन कर लें। फिर से पढ़ दे रहा हूं। फैक्टर अफेक्टिंग द मोमेंट ऑफ फोर्स, टू टाइप ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, देयर डायरेक्शन एंड नेचर। मैंने डायरेक्शन लिखा हुआ है, मैं नेचर भी लिख देता हूं यहां पे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए आंसर भी हल्का हल्का बताता जा रहा हूं आपको मैं। हैंडल ऑफ द स्पैनर इज मेड लॉन्ग। आपको ये आंसर क्लियर होंगे, नहीं क्लियर है तो फटाफट इनके वीडियो देखिए और इनके आंसर को जॉट डाउन करके अपने नोट्स को बनाना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल टाइम टेबल को फॉलो करिए। दूसरा क्वेश्चन आता है, टू कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। ये क्वेश्चन पिछले 8 साल में 4 बार आ चुका है, यानी कि हर बार रिपीट हो जाता है ये क्वेश्चन। देखिए कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं आपको 40 से 45% क्वेश्चन तो वही मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जिसको मैं आपको करवाऊंगा यहां पर। तो टू कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, एक है जिसमें सम ऑफ द फोर्स अप्लाइड 0 होता है और एक है जिसमें मोमेंट ऑफ फोर्स 0 होता है। ये 2 कंडीशंस तैयार करिए और उसी से रिलेटेड होता है ना बॉडी का बैलेंस, जिसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो उसमें बन जाता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट और क्या डिवाइस इस पर काम करती है। कहने को बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए न्यूमेरिकल आप तभी निकाल पाएंगे जब ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्लियर हो। तो आपको ये 2 क्वेश्चन आपके सामने आ गए। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड। हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। जो क्वेश्चन आता है वो किस फॉर्म में हो सकता है, वो इसी फॉर्म में हो सकता है और मोस्ट प्रोबेबल इसी में से आएगा। डिफाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी एंड ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड्स। मैंने देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स बना दिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और एक एक 2-2 लाइन के आंसर्स होंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन और वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। आप जानते हैं मास और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जो ये सब है। और साथ में तीसरा इसका पार्ट है जिसमें हमसे कहा जाता है कि पोजीशन बताइए सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो आपको 3 चीज़ों की पोजीशन ज़रूर क्लियर होनी चाहिए, सर्कुलर डिस्क, रिंग एंड ट्राइंगुलर लेमाइना। देखिए डिस्क और रिंग में फ़र्क होता है, एक में इनसाइड होती है डिस्क में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और रिंग में आउटसाइड होती है। मैं आपको देखिए छोटा छोटा हिंट भी देता चल रहा हूँ कि जब आप आंसर लिखें तो क्या लिखें, बहुत बड़े सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे। ट्राइंगुलर लेमाइना में इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन पे, और जब बनाएंगे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ध्यान रखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लिखते समय कैपिटल जी से लिखेंगे। स्मॉल जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। कैपिटल जी से सिंबल को बनाएंगे उसके और उसकी जगह पर लिख देंगे उसको। तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ये क्वेश्चन जरूर तैयार करिए। क्वेश्चन नंबर 4 आता है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि वाई द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, और ये लीनियर मोशन से किस तरह से डिफर करता है। आप जानते हैं ना कंटिन्यूअसली वेलोसिटी चेंज होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। लीनियर मोशन में कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हो सकता है और चेंजिंग भी, लेकिन यहाँ तो हमेशा ये एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है, डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। इस लॉजिक की बेसिस पे आपको इसका आंसर देना होगा। तो देखिए 4 क्वेश्चन आपके सामने आ गए और अब 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी 4th चैप्टर से रिलेटेड है, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए 2 तरह के फोर्सेज होते हैं ना, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ एक्ट करता है फोर्स में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और दूसरा एक वर्चुअल फोर्स होता है जो कि आउटवर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करता है। आपको इसके बारे में लिखना है, ये तैयार जरूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है 4th चैप्टर में, व्हाई द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। प्लैनेट घूमते हैं ना सन के चारों ओर, तो देखिए एक फोर्स लगता है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स और एक लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए मैं आपको कीवर्ड्स भी बताता जा रहा हूं, इसकी बेसिस पे आपको इसका आंसर लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और टॉर्क से एक एक क्वेश्चन आएगा और आता है और न्यूमेरिकल भी आता है। तो देखिए बच्चों इस तरह से मैंने 4th चैप्टर के ये 6 क्वेश्चंस बताए हैं। आई डोंट थिंक इतने बड़े चैप्टर को पूरा तैयार कर रहे हैं आप, करना है पूरा चैप्टर थॉरोली पढ़ना है, लेकिन ये क्वेश्चंस जो मैंने 6 बता दिए
ये तो बिल्कुल मास्टर कर दीजिए, परफेक्ट कर दीजिए। आप देखेंगे आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा और आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं मानता हूं क्वेश्चन मिल सकता है, पर कोई गारंटी नहीं, लेकिन मिल सकता है। आप इनको ज़रूर तैयार करें। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए 4th चैप्टर के। अब अगले चैप्टर पे आ जाते हैं, वर्क पावर एनर्जी। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड विद द वर्क पावर एनर्जी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आता है वर्क पावर एनर्जी में, और क्वेश्चन है वर्क डन से रिलेटेड। अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, बॉडी पे फोर्स लग रहा है, बट अंडर विच 2 कंडीशंस वी कैन से वर्क डन विल बी 0। फोर्स लग रहा है फिर भी वर्क डन 0 है। अब देखिए फोर्स ना लगे तो वर्क हुआ ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, उसके हिसाब से आंसर देना है। बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स बट स्टेट द 2 कंडीशंस व्हेन द वर्क डन इज 0। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इसका आंसर खुद लिखिए। कंफ्यूजन है तो पढ़ाई करिए, किताब से देखिए, वीडियो से देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कांटेक्ट करिए और आंसर पूछिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी वर्क डन से ही रिलेटेड है, और देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अ मैन कैरिंग लोड ऑन हिज हेड, अ मैन कैरिंग लोड ऑन हिज हेड क्लाइम्स अप ए स्लोप, एक स्लोप पे चढ़ रहा है, एंड अनदर मैन कैरिंग द लोड ऑन हिज हेड मूव्स हॉरिजॉन्टल, वो सीधे चल रहा है। एक आदमी ऊपर को जा रहा है या सीढ़ियों से जा रहा है, और एक हॉरिजॉन्टल चल रहा है। सरफेस कैसी है वो हॉरिजॉन्टल, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो हु डज द मोर वर्क एंड व्हाई, कौन सा आदमी ज्यादा काम करेगा और क्यों? आंसर पता लगाइए और लिखिए और तैयार करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। देखिए आप देख रहे हैं क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आएंगे, क्वेश्चन घुमा के आएंगे। आंसर वही होगा जो डायरेक्ट क्वेश्चन का होता है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आई थिंक क्वेश्चन 8 तक तैयार हो गया, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन 9 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लें। तो देखिए क्वेश्चन है, द वर्क डन बाय ए फील्डर व्हेन ही टेक्स द कैच इन द क्रिकेट मैच इज द नेगेटिव वर्क डन व्हाई। आपने नेगेटिव वर्क डन के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसमें 180 डिग्री एंगल बनता है फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में। तो क्रिकेट के मैच में जब फील्डर कैच लेता है तो वो वर्क डन नेगेटिव क्यों कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तैयार करिए विद प्रॉपर रीजन। और इसी तरह से नेगेटिव वर्क डन का एक और एग्जाम्पल है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। What is the nature of work done by a force of friction? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वर्क डन की नेचर क्या होती है? ये नेगेटिव होती है। क्यों होती है? जरा दोनों के आंसर तैयार करके रख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच पावर स्पेंट बाय ए सोर्स डिपेंड्स। जो पावर स्पेंट होती है उस पर कौन से 2 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जिस पे वो डिपेंड करती है, ये देखिए। और इसके एग्जाम्पल्स को भी सोचिए। देखिए ये इनडायरेक्ट वे में एग्जाम्पल की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। पता लगाइए इसका क्या आंसर है और तैयार करिए। और देखिए उसी से रिलेटेड लॉजिक लगाइएगा और सोच के बताइएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन द वॉट एंड वॉट आवर। क्या डिफरेंस है वॉट और वॉट आवर में? दोनों एक नहीं है। वॉट और वॉट आवर दोनों एक नहीं है। इनमें पता है आपको, एक है पावर और एक है एनर्जी। क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टाइम और पावर मल्टीप्लाई हुए। तो देखिए वॉट है यूनिट ऑफ पावर और वॉट आवर है यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एक तरह से आप बता देंगे डिफरेंशिएशन बिटवीन पावर एंड एनर्जी। तो आपको ये चीज़ बतानी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं और बोर्ड में इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, यूनिट बदल के आ जाता है। जहां यूनिट में लिखा है 40 वॉट आवर, बच्चे कहते हैं वॉट लिखा है ये तो पावर होगी। अरे बस यहीं पे गलत हो जाता है, गलत फॉर्मूला लगा देते हैं, जबकि वो तो एनर्जी था। तो प्लीज़ इस पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 10 को तैयार कर लीजिए अच्छे से। तो बच्चों आपने इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस का सेट देख लिया। अब इन 10 क्वेश्चंस को तैयार करना आप शुरू कर देंगे। आई होप जिनके पास सिलेबस पहले से तैयार है वो तो और आसानी से इसको करेंगे, पर परफेक्टली तैयार करिए। एक वीडियो में सारे क्वेश्चन बताने से बहुत हैक्टिक हो जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो आपको 10-10 क्वेश्चन या 12-12 क्वेश्चंस के सेट देता चलूंगा मैं, और 93 क्वेश्चन खत्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। तो वेट करिए अगले वीडियो का, और अब बाकी 10 या 12 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू।